तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि आज का जो ये सेशन है या आज का जो ये वीडियो है ये बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी शिक्षक साथियों के लिए जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे बिहार प्रधान शिक्षक नियमावली या बिहार में जो प्रारंभिक शिक्षकों के लिए जो हेड टीचर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधान शिक्षक की वैकेंसी के लिए। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि बिहार में जो है वो प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रधान शिक्षक की पद का जो है वो वैकेंसी आ गया है कि कितने पदों पर यहाँ बहाली होगी। तो दोस्तों आप सभी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये जो प्रधान शिक्षक का जो तैयारी है और इसका जो सिलेबस है मैं पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूँ सिलेबस पर। तो हमारा अगला वीडियो जो दोस्तों होगा वो आपको सिलेबस पर होगा कि सिलेबस में क्या क्या पूछने वाला है, क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए क्योंकि हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें सिलेबस की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी और इसी चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी भी कराई जाएगी। दोस्तों तो एक बार लाइक कर दीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो में और जानकारी की तरफ। जो आपको अपडेट आया है आज के डेट में यानी कि 1 मार्च 2024 को जो अपडेट आया है आपको बता देते हैं कि किस चीज़ का अपडेट है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा जो है ये अपडेट दिया गया है। विज्ञापन संख्या कितना है 25/2024 में के अंतर्गत जो है वो बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पद है दोस्तों, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसी आई है बिहार में प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों के लिए। बहुत बड़ा ये मौका है कि आप हेड टीचर यानी कि प्रधान शिक्षक बन सकते हैं। उसकी जो कैटेगरी है यानी कि जो उसके हिसाब से सारे शर्त को पूरा करेंगे वही जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सारा शर्त क्या है वो आप लोग नीचे देखेंगे कि क्या क्या उनकी कैटेगरी है और अनिवार्य क्या क्या चीज़ है। तो 40,247 पद पर नियुक्ति होने वाली है। उसमें एक और चीज़ दोस्तों दिया गया है कि उसमें नियुक्ति के लिए जो मेन चीज़ यहाँ की लिखा हुआ है कि नियुक्ति के लिए आपको भारत का उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, है ना। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा यानी कि आपको वेबसाइट पर सब कुछ मिल जाएगा जो आपको हम बताएंगे वीडियो के माध्यम से। जो आपको यहाँ वैकेंसी है दोस्तों उस वैकेंसी की बात करते हैं हम लोग। यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है जनरल वार्ड यानी कि अनारक्षित जिसको हम लोग बोलते हैं अनारक्षित वर्ग का 10,081 सीट है। अनारक्षित में दोस्तों टोटल जो वैकेंसी है वो पदों की संख्या है 10,081। उसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो टीचर है उनके लिए 4,000 सीट है। इसमें जो दिया गया है कि 35% जो है वो आपको महिलाओं के लिए पद जो है वो रिज़र्व रहेगा दोस्तों। तो 35% महिलाओं के लिए रिज़र्व रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि अनुसूचित जाति के लिए जो सीट है दोस्तों वो आपको 8,000 है। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए 800 है। अत्यंत पिछड़ा EBC के लिए भी 10,000 सीट है, यानी कि EBC के लिए भी बहुत ज़्यादा सीट है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 7,000, कुल मिलाकर 40,000 सीट पे जो है आपको बहाली होने जा रही है ना, जिसमें से 14,000 आपको महिलाओं के लिए रिज़र्व है। आगे हमारा दिया गया दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके जो पेंशन जिनको मिल रहा है उनके पोता पोती नाती के लिए जो है वो 2% हर वैकेंसी में वो रिज़र्व रहता है। तो उनके लिए आरक्षण पहले से ही 2% है। हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है ये है कि दिव्यांगजनों के लिए जो है उसका जो दिया गया है कि जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए भी यहाँ दिया गया है कितना सीट है। तो यहाँ दे दिया है कि जो दृष्टिबाधित है उसके लिए 400 सीट है, जो मूक बाधित है उनके लिए भी 400 है, 406 है। आस्था दिव्यांग के लिए 395, उसी तरह जो है मनोविकार के लिए 390। तो हमारे इस एक हिसाब से कह सकते हैं कि दिव्यांगों के लिए भी बहुत बड़ा अपडेट है, उनके लिए भी बहुत सीट यहाँ दिया गया है। तो जो भी शिक्षक एलिजिबल है ना, तो वो फॉर्म ज़रूर भरें क्योंकि ये बहुत बड़ी बहाली है और ये पहली बार परीक्षा हो रही है बिहार में प्रधान शिक्षक के लिए। तो सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि वो फॉर्म भरें और परीक्षा की तैयारी में लग जाएं और परीक्षा की तैयारी की टेंशन न लीजिए क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी दोस्तों।
तो चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि दोस्तों आगे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ नोट दिया गया है, इस नोट को हम लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। चैनल को, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ दिया गया कि शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्ति आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया गया है वेतनमान। इस नोट में लिखा है विज्ञप्ति में पदों की संख्या दोस्तों घट और बढ़ सकती है। बोल रहा है कि यहाँ जो है कि पद की संख्या जो 40,000 है वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अगला हमारा है दोस्तों वेतन कितना रहेगा। तो वेतन जो है प्रारंभिक वेतन जो है 30,500 रहेगा, यानी बेसिक पे। उसके अलावा जो है समय समय पर आपको वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तन होता रहेगा। सबसे यहाँ मेन जो चीज़ दिया गया है कि अनिवार्य अर्हता एवं उम्र सीमा क्या है, यानी कि इस परीक्षा के लिए कौन एलिजिबल है। तो यहाँ दिया गया दोस्तों कि बिहार प्रारंभिक प्रधान विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली जो है, अभी जो कुछ दिन पहले का वीडियो निकला है, मैंने उस वीडियो को बनाया है, तो आप लिंक जाके डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। उस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी उसकी है। उसमें लिखा गया है कि ऐसे प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित किया गया है और वो संबंधित निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित हैं। इसमें वैसे शिक्षक भी शामिल है जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति है ना। यहाँ देखिए बहुत बड़ा अपडेट दिया गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 एवं बिहार विशिष्ट शिक्षा 2023 के तहत नियुक्त है, लेकिन इसमें बिहार राजकीय कृत प्रारंभिक विद्यालय स्थानांतरण जो का प्रोन्नति 2018 से आच्छादित शिक्षक शामिल नहीं होंगे। इस ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। इसको मैं पूरा विश्लेषण के साथ बताता हूँ कि ये क्या बोल रहा है दोस्तों। इसमें बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो शिक्षक मतलब कि पूर्व से जो है वो नियोजित हैं और उनको जो है अभी बीपीएससी के माध्यम से जो है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो नियमावली आई 2023, जिसके माध्यम से कुछ नियोजित शिक्षक जो है वो बीपीएससी के लिए बीपीएससी के हिसाब से चले गए, बीपीएससी टीचर बन गए, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं अपने पुरानी जो सेवा है आपकी 8 साल 10 साल की, उसके हिसाब से, तो वो भी एलिजिबल हैं। और जो अभी विशिष्ट शिक्षक का फॉर्म भरे हैं और वो भी जो है पूरी तरह से एलिजिबल है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है लेकिन इसमें बिहार राज्य की कृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण जो प्रोन्नति नियमावली 18 से आच्छादित, यानी कि जिनको प्रमोशन मिल चुका है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। ये जो लाइन का पूरा जो कंक्लूज़न है, जो निष्कर्ष निकलता है, यही निकलता है। तो वीडियो को स्टेप देखिए, कुछ छोड़िएगा दोस्तों तो आपको समझ में नहीं आएगी बातों, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। आगे यहाँ दिया गया है परिभाषित है कोई भी शिक्षक आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है। ठीक है, यहाँ दे दिया गया है कोई भी शिक्षक परिभाषित आयोजित परीक्षा में बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो और वह दिनांक 1/8/2024 को 58 वर्ष या उससे कम आयु का हो और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। ये जो है मेन चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी शिक्षक आपको आवेदन कर सकता है बशर्ते कि उसका जो प्रारंभिक विद्यालय में जो पढ़ा रहे हैं उसकी न्यूनतम जो है वो 8 वर्ष उन्होंने पढ़ा लिया हो, तो वो इससे बहाली में पूरी तरह से एलिजिबल है और वो फॉर्म भर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट दोस्तों कि सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। यानी कि आपने जो 8 साल की जो सेवा दी है उस सेवा को जो है प्रमाण पत्र उस सेवा का कौन देंगे आपको, तो आपको डीओ जो जिला के होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वही आपको प्रमाण पत्र देंगे कि हाँ इन्होंने 8 साल से यहाँ सेवा किया है, तो इन्हें जो है फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए। अगला जो मेन चीज़ दोस्तों की चयन प्रक्रिया कैसी होगी, तो लिखित परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और समान अध्ययन एवं डीएलएड, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यहाँ गौर से देखिएगा, यहाँ दिया गया है समान अध्ययन और डीएलएड। यहाँ समान अध्ययन है भाग 1 और भाग 2, भाग 1 75 है और भाग 2 भी 75 है। अब यहाँ देखिए कि भाग 1 में क्या है। सबसे पहले दो भागों में विभक्त है, बताया आप लोगों को।
भाग 1 में समान अध्ययन पत्र है। इसमें जो है सो क्या क्या रहेगा देखा, सबसे पहले देख रहे हैं कि आपको यहाँ प्राथमिक गणित रहेगा। उसके बाद जो भाग 2 है दोस्तों, यहाँ देखिए ये है डीएलएड। डीएलएड विषय रहेगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितने नंबर का रहेगा? तो 75 नंबर, यानी कि 50-50 में बांट दिया गया है। 50% डीएलएड से रहेगा और 50% आपको जीएस, जिसको जनरल स्टडी बोलते हैं, समान अध्ययन, उससे रहेगा। इसमें क्या रहेगा दोस्तों? ये भाग 1 में आपको प्राथमिक गणित, उसके बाद मानसिक योग्यता जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र यानी कि आपको करंट जिसको बोलते हैं, उसके बाद सामान्य विज्ञान यानी कि आपको जो साइंस है, प्राथमिक साइंस जिसको बोल सकते हैं, वो रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, भूगोल, भारतीय राजनीति इत्यादि इसमें शामिल है आपको समान अध्ययन में। आप लोग पूरी तरह से क्लियर होंगे कि आपको सिलेबस कैसा रहेगा। आपको फिर भी और जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीएलएड में क्या रहेगा, तो डीएलएड का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि उसमें क्या क्या रहेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और चैनल पे बने रहें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। आगे हमारा है कि भाग 2 में क्या है कि प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय एक पत्र है। उक्त विषय पत्र में डीएलएड विषय के प्रश्न होंगे, जो कि आपको वेबसाइट पे डाल दिया गया है। और वेबसाइट पे मैं डाउनलोड करके आप लोग को पूरा एक वीडियो बना के उसका पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या शामिल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, जो कि दिया गया है कि लिखित परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ होगी और ये मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, और इसका जो है पूर्व मूल्यांकन नहीं है। न्यूनतम जो है हर्तांक है दोस्तों वो सेम है। सेम क्या है कि जो उम्मीदवार यानी कि जनरल में आते हैं उनके लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, जो बीपीएससी का पुराना वाला है वही चीज़ है महिलाओं के लिए, और एवं दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम हर्तांक है। लेकिन मेगा सूची का जो है वो अलग से फिर बनेगा, लेकिन इतना परसेंट आपको लाना है ताकि आप उस रेस में यानी कि आप मेगा सूची की रेस में बने रहेंगे। अगर आगे हमारा है दोस्तों कि साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, इसमें इंटरव्यू नहीं है, क्लियर लिख दिया गया है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है। उसके बाद लिखा है मेगा सूची कैसे बनेगा दोस्तों, तो मेगा सूची लिखित परीक्षा में कुल प्राप्तांक जो है 1 और 2 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेगा सूची यानी प्रोविजनल मेगा सूची बनाएगा। एकदम पूरा क्लियर दे दिया गया, 150 नंबर पे ये औपबंधिक मेगा सूची बनने वाली है। तो आप लोग पूरी तैयारी में लग जाएं और तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद दिया गया है कि किसी का अगर ज़्यादा अगर अंक यानी नंबर सेम हो जाएगा तो डीएलएड में जिसका ज़्यादा नंबर है उसको वैल्यू दिया जाएगा। अगर डीएलएड में भी सेम हो जाएगा तो फिर उसको जिसका जो उम्र ज़्यादा है उसको वैल्यू दिया जाएगा। ये सभी एग्ज़ाम में, सभी परीक्षा में इस तरह का होता है। उससे यहाँ मेन चीज़ दोस्तों कि यहाँ दिया गया है आवश्यक निर्देश में क्या दिया गया है कि ये जो है कोई भी अभ्यर्थी प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के अंतर्गत अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है ये कि 3 बार से ज़्यादा नहीं भर सकेंगे। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपको आरक्षण का। आरक्षण का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आरक्षण में जो है दोस्तों कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिला। अगर आप लोगों ने आरक्षण यानी ईबीसी का कुछ डॉक्यूमेंट बनाए हैं, अगर फॉर्म भरते समय आपने अगर वहाँ नहीं डाला है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये एकदम क्लियर लफ्ज़ों में कह दिया गया। चाहे आप अनुसूचित जाति के हों, चाहे आप अनुसूचित जनजाति के हों, आप पिछड़े वर्ग के हों या आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हों, ईडब्ल्यूएस के हों, किसी भी कैटेगरी के हो आपको अगर आप वहाँ पे फॉर्म या आप सॉफ्ट कॉपी जो पीडीएफ में आपको अपलोड करना है, अगर वहाँ अपलोड नहीं करेंगे तो आपको ये जो है आपका दावा समाप्त हो जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ दिया गया आरक्षित का कोटि जो है वो निम्नवत है। अनारक्षित जिसको हम लोग अनरिजर्व बोलते हैं यूआर, उसका कोड 1 कोटि कोड 1 है। उसी तरह अनुसूचित जाति का 2 है, अनुसूचित जनजाति का 3 है, अत्यंत पिछड़ा का जो है 4 है। तो ये कोड दिया गया है। और इकोनॉमिक जो है वो ईडब्ल्यूएस का 6 है। यहाँ है दोस्त एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिया गया है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 2/4 है, यानी कि 2 अप्रैल है। लेकिन यहाँ विभाग बोल रहा है, आयोग बोल रहा है कि आप आखिरी डेट का इंतज़ार नहीं करें, आप उससे पहले जो है आवेदन शुल्क जमा कर दें, क्योंकि अगर आवेदन भरने की अंतिम तिथि से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका जो है प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा और आपको अतिरिक्त शुल्क के साथ भी आवेदन प्रावधान दिया जाता है। इसमें जो है कोई भी तिथि में कोई भी विस्तृतता यानी ये एक्सटेंड नहीं होने वाला है, तो आप लोग समय से पूर्व ही सारा चीज़ कर लें।
दोस्तों आगे आते हैं हम लोग शुल्क पे, यानी कि आपको परीक्षा फीस कितना लगेगा। तो सामान्य अभ्यर्थी यानी जनरल अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया लगेगा। उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए 200 रुपया लगेगा। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए भी 200 रुपया है और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 200 रुपया है। तो मिला जुला के कह सकते हैं कि सिर्फ अनारक्षित को लिए 750 रुपया लगेगा, बाकी सभी के लिए जो है वो 200 रुपया इसका फीस किया गया है। यहाँ मेन जो टॉपिक है दोस्तों, ये नोट जो पूर्व में जो भी शिक्षक प्रधान शिक्षक वाला जो फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दिया गया है कि जो पूर्व में प्रधान शिक्षक पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन 4/2022 हेतु अंतिम रूप से शुल्क भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं, उनको जो है मोबाइल नंबर जो सेम मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करना है। देखिए यहाँ क्लियर लफ्ज़ों में बोल दिया है कि नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया आप पूरा करेंगे और उस मोबाइल पे आपको एक वेरीफाई के लिए OTP जाएगा और जिससे उन्हें पुनः भुगतान करने से छूट रहेगा, वो सीधे ऑनलाइन आवेदन। यानी कि जिन्होंने पूर्व में ये आवेदन कर दिया है और फॉर्म जमा कर दिए हैं उनको दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर लफ्ज़ों में आयोग ने बोल दिया है। तो आप लोग जो भी फॉर्म भर चुके हैं वो निश्चिंत रहे। हाँ, लेकिन उनको वेरीफाई करना पड़ेगा अपने उसी मोबाइल नंबर से जिससे उन्होंने आवेदन किया है। बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों, बहुत बड़ी राहत भी है जिन्होंने पहले से। यहाँ अगला अपडेट है कि जो पूर्व में सिर्फ रजिस्ट्रेशन किए हैं और शुल्क जमा नहीं किए हैं तो वो नए सिरे से रजिस्ट्रेशन शुल्क और भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन की, यानी कि जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था उनको जो है फिर से रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट भी कर देना है। उसके बाद जो है ऑनलाइन भुगतान जो है क्रम में बैंक द्वारा जो है वो स्वतः जो कुछ चार्ज लेता है 18 रुपया 20 रुपया, तो वो चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो संबंधित तिथि एवं निर्देश है वो ये है कि 11 मार्च से शुरू हो रहा है और आखिरी डेट जो है आपको 2 अप्रैल है। आपको अपलोड क्या करना है, तो आपको सभी कागज़ को जो है वो संबंधित पेपर को PDF फॉर्मेट में आपको उसके स्थान पर अपलोड करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है दोस्तों। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इस तरह की जानकारी BPSC जो है ले रहा है, जो एग्ज़ाम ले रहा है प्रधान शिक्षक वाला, उसकी जानकारी, उसके अलावा आपको BPSC प्रधान शिक्षक की तैयारी भी यहाँ से कराई जाएगी। तो चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगला अपडेट दिया है दोस्तों कि अगर आपने एप्लीकेशन जमा कर दिया है, यानी एप्लीकेशन पूरी तरफ से भर दिया है, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी तरह की त्रुटि है या किसी तरह का आपको लग रहा है कि गलती हो गया है तो आप उसको रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट आपका वापस नहीं होगा। ये बहुत ही बोल सकते हैं कि कड़ा निर्देश है, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से आपको एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल करना है, नहीं तो आपको मतलब कि पैसा दोबारा लगने का उम्मीद है। इसलिए आप जब भी फॉर्म भरें तो पूरी सतर्क होकर भरें कि आपका कोई भी जो एडिट है, कोई भी जो कॉलम है वो गलत नहीं भरा है और पूरे चौकन्ना होकर आपको बोला है कि ऑनलाइन आवेदन के अंकित ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप उसको सुरक्षित रखें, अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक उसको आपको सुरक्षित रखेंगे। बोल रहे हैं अभ्यर्थी अपना ही मोबाइल नंबर और अपना ही ईमेल आईडी जो है वो यूज़ करें ताकि आपको परीक्षा में कोई दुश्वारी नहीं हो। आगे बोल रहा है कि इंटरनेट बैंकिंग या किसी भी तरह का अगर पैसा आपका फंस जाता है उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। और अब जो है अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें। बोल रहे हैं अंतिम तिथि का आप इंतज़ार नहीं करेंगे, उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरा कर लेंगे। अगर इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, तो आपको यह निर्देश दे दिया है कि आप अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें, उससे पहले ही आप जो है सारी प्रक्रिया कर लें। उसके लिए अगर बैंक से पैसा अगर फंस गया है तो उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है। जैसे कि 2 तारीख लास्ट है और आपने 1 तारीख को पेमेंट किया और हो सकता है कि आपका पेमेंट फंस गया, तो आपका जो है वो ये एलिजिबिलिटी मान नहीं होगा। इसलिए आप सही ढंग से करें और समय रहते ही कर लें। अगला जो ये मेन जानकारी यह है दोस्तों, यहाँ के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी तस्वीर वेब कैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे दोस्तों। वेब कैम से आपको बोलना है कि वहाँ पे फ़ोटो आपको अपलोड करना है। आगे है आपको कि अभ्यर्थी हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको साइन करना है। हिंदी और अंग्रेजी का जो भी आपका सिग्नेचर है वो एकदम स्पष्ट पूर्ण रूप से
दिखना चाहिए। ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान, ठीक है, इस तरह का जो भी कुछ होगा उसके लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। बोल रहा है कि अगर आपका कुछ भी गलती होता है तो आप जो है उसके ज़िम्मेदार खुद होंगे, आपको अतिरिक्त समय भी नहीं दिया जाएगा और आपका जो भुगतान हुआ है वो भी आपका चला जाएगा। तो पूरी सतर्कता से आप लोग फॉर्म को भरेंगे। आगे दिया गया दोस्तों, आवेदन भरने के बाद आप ये सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड जो होगा आपका हार्ड कॉपी, वो प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है, तो आप इसको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से करें और सभी चीज़ को देखने के बाद आप फिर से अपने मौजूदगी में आप आवेदन करें और सारा चीज़ देख लें, उसके बाद आप सबमिट करें। उसके बाद है कि आप जो है, जो आप फील्ड एप्लीकेशन करेंगे, फॉर्म भरेंगे, उसका 2 कॉपी जो है वो आप अपने पास निश्चित रूप से रख लेंगे क्योंकि आयोग जो है किसी भी समय आपसे वो मांग सकता है और सारा जो मूल प्रमाण पत्र है दोस्तों वो भी आयोग आपसे किसी भी समय मांग सकता है। हाँ, नेक्स्ट एकदम लास्ट में दिया गया है, लास्ट टॉपिक है, बोला गया है कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन जो है, यहाँ देख लीजिए, भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन, सुधार मान्य नहीं होगा। किसी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। बोल रहा है कि एकदम सावधानी से आपको फॉर्म भरना है, किसी भी तरह की गलती के लिए आयोग जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा। दोस्तों, तो आज का सेशन हमारा, आज का जो वीडियो है, ये नई अपडेट के साथ जो आप लोगों के सामने आया था। दोस्तों देख सकते हैं कि ये 1 मार्च का ये डेट है और आप लोगों के सामने ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके नज़दीक पहुँच जाए और आप लोग पूरी तैयारी के साथ फॉर्म भरें और तैयारी में, बिहार जो है प्रधान शिक्षक की तैयारी में आप लोग लग जाएं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो भी जैसा भी आपको समस्या आपको समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, उसकी पूरी तरह से आपकी हेल्प की जाएगी। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।